मूवी की शुरुआत होती है स्टीव नाम के एक छोटे से लड़के के साथ जिसे माइनिंग का भूत सवार था। एक दिन जब वो एक बड़ी खदान के पास पहुंचता है तो एक बूढ़े अंकल उसे भगा देते हैं। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, चिल्ड्रंस नॉट अलाउड। स्टीव की माइनिंग की दुनिया वहीं रुक जाती है, मगर सपना नहीं। कुछ साल बाद स्टीव अब बड़ा हो चुका है। उसने माइनिंग टूल्स की जगह शर्ट पैंट और टाई पहन लिया है और अब वो एक बोरिंग 9 to 5 जॉब करता है। मगर दिल के एक कोने में पिक्सेलैक्स अभी भी चमक रहा है। एक सुबह जब वो नाश्ता कर रहा होता है तो उसे नाश्ते में भी खदान दिखाई देती है और बस बिना किसी देरी के वो फिर से वही खदान के पास पहुंच जाता है अपनी ब्लू ड्रेस में, जहां से बचपन में उसे भगा दिया गया था। और इस बार बूढ़े अंकल भी उसे नहीं रोक पाते। स्टीव खदान के अंदर जाके खुदाई करने लगता है एंड खुदाई के बीच उसे मिलती है दो अजीब चीजें, एक है ऑर्ब और दूसरा है अर्थ क्रिस्टल। जैसे ही ये दोनों मिलते हैं एक नया पोर्टल खुल जाता है और बस स्टीव के लिए एक नई दुनिया का सफर शुरू हो जाता है। ये पोर्टल एक रंगीन दुनिया तक ले जाता है जहां सब कुछ ब्लॉक्स में बना होता है। मगर सबसे जबरदस्त बात यह होती है कि इस दुनिया में स्टीव के पास एक खास पावर होती है। वो कुछ भी बना सकता है, चाहे वो नए घर हो, नए बिल्डिंग्स हो या फिर अपनी इमेजिनरी दुनिया को क्रिएट करना हो। स्टीव के पास हर चीज का कंट्रोल होता है। और यही नहीं, स्टीव को डेनिस नाम का एक वुल्फ डॉग भी मिलता है। स्टीव अब अपने नए दोस्त के साथ मिलकर ओवरवर्ल्ड को एक बड़ा मास्टरपीस बना देता है, एक परफेक्टली थीम्ड वर्ल्ड जहां हर चीज क्रिएटिव टच के साथ बनाई जाती है। स्टीव एंड डेनिस की जिंदगी एकदम शानदार चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, हर परफेक्ट स्टोरी में ट्विस्ट तो आना ही था। एक दिन जंगल में घूमते वक्त स्टीव को एक आधा बना हुआ पोर्टल मिलता है। क्यूरियोसिटी मोड ऑन होता है और जैसे ही वो पोर्टल को कंप्लीट करता है, बैम, दोनों चले जाते हैं एक नए डायमेंशन में। ये जगह थी नेदर, एक स्कैरी लावा फील्ड क्रीपी डायमेंशन। और यहाँ की बॉस लेडी थी मालगोशा, एक डुक्करों की रानी यानी पिगलिंग्स की क्वीन। उसका मिशन एक ही था, सोना लूटना और ओवरवर्ल्ड को हमेशा के लिए तबाह करना। अब ऐसा क्यों? उसका एक पर्सनल पुराना रिवेंज था, बट उसकी बैक स्टोरी थोड़ी देर में। जैसे ही स्टीव और डेनिस नेदर में लैंड करते हैं, मालगोशा के पिगलिंग्स उन्हें कैद कर लेते हैं। लेकिन स्टीव चालाक था, कैद होने से पहले उसने उस अर्थ क्रिस्टल को डेनिस को देकर वहां से भगा दिया था। डेनिस ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता है और अर्थ क्रिस्टल को बेड के नीचे छुपा देता है। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1979 से सीधा करंट ईयर 2025 में। यहाँ हमें स्टोरी का दूसरा लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है, जेसन मोमोआ, जिनका नाम होता है गैरेट। जब वो छोटा था उसने कई बड़े बड़े गेमिंग कॉम्पिटिशन्स जीते। गेमिंग उसके बचपन से ही दिमाग में बस गई थी। बड़े होकर उसने अपना एक गेमिंग स्टोर खोल लिया जिसका नाम था गैरेट्स द गार्बेज वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गेम्स खेलना सिर्फ उसे पसंद था, दूसरों को भी गेम खेलना पसंद हो ये ज़रूरी नहीं। इसी वजह से उसकी दुकान नहीं चलती और हर दिन खर्चा बढ़ते जा रहा था। एक दिन गैरेट एक ऑक्शन में जाता है कुछ ऐसे रेयर गेमिंग आइटम्स खरीदने जिससे उसका स्टोर दोबारा चल सके। वहाँ उसे एक कंटेनर दिखाया जाता है जिसमें कुछ पुरानी चीजें पड़ी थी। ऑक्शनर बताता है कि इस कंटेनर में एक रेयर कॉस्मोस गेम भी है 1979 का। ये सुनते ही गैरेट इंटरेस्टेड हो जाता है। ये कॉस्मोस गेम एक पुरानी अटारी का हिडन जेम था। गैरेट सोचता है अगर ये गेम उसकी दुकान में आ जाता है तो उसकी शॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस उम्मीद में वो उस कंटेनर को महंगी प्राइस में खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही कॉस्मोस का डब्बा खुलता है उसमें तो सिर्फ पुराना कचरा पड़ा था। गैरेट को बड़ा नुकसान होता है और गुस्से में वो सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इसी रास्ते में हमें दो नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, नेटली और हेनरी। ये दोनों एक नए शहर में आ रहे होते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते और अब ये अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस नए शहर में आते हैं। नेटली को एक पोटैटो चिप्स फैक्ट्री में जॉब मिलती है और उसी कंपनी ने उन्हें रहने के लिए घर भी दिया था। नेटली और हेनरी अब अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। नेटली को पोटैटोज बहुत पसंद थे, इसलिए वो रोज नए नए पोटैटोज के डिश बनाकर हेनरी को खिलाती थी। लेकिन हेनरी को ये डिशेस कुछ खास पसंद नहीं आती। अगला दिन हेनरी के नए स्कूल का पहला दिन था। स्कूल जाने से पहले वो एक गेमिंग स्टोर में चला जाता है जिसका नाम था गैरेट द गार्बेज वर्ल्ड। यहाँ हेनरी की मुलाकात होती
होती है स्टोर के मालिक गैरेट से। गैरेट मजाक में उसे चोमो बुलाता है। जब हेनरी बताता है उसका आज स्कूल में पहला दिन है, उसे कुछ अच्छा गेम चाहिए, तो गैरेट उसे गेम तो दिखाता है मगर गेम के बदले उसका पोटैटो पिज्ज़ा रख लेता है। हेनरी पहले दिन स्कूल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है प्रिंसिपल से, जिनका हाल ही में डाइवोर्स हुआ था। प्रिंसिपल हेनरी से कहती है ये स्कूल उसके लिए परफेक्ट है और वो उससे स्पेशल ट्रीट करेगी क्योंकि काफ़ी समय बाद किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। उसके बाद हेनरी की पहली क्लास शुरू होती है। उसका टीचर एक बनाना और एक संतरा टेबल पर रखकर कहता है सभी लोग इसकी लाइव ड्राइंग बनाएं। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से ड्राइंग बनाता है, लेकिन हेनरी ड्राइंग की जगह बनाना के पीछे एक जेट पैक डिज़ाइन कर देता है। उसका इंटरेस्ट रोबोटिक सूट्स में था। टीचर उसे डांट देता है और कहता है अगर इतना ही दिमाग चलता है तो असली जेट पैक बना के दिखाओ। और होना क्या था, हेनरी अब लग जाता है सीधा असली जेट पैक बनाने में। जेट पैक तैयार हो जाता है, लेकिन टेस्टिंग के पहले कुछ नॉटी किड्स उसके वायर्स में छेड़छाड़ कर देते हैं, जिस वजह से टेस्टिंग के दौरान जेट पैक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सीधा पास की पोटैटो फैक्ट्री में जाकर गिरता है, जहां नेटली को काफी नुकसान होता है। हेनरी के जेट पैक वाले इंसिडेंट के बाद प्रिंसिपल गुस्से में होती है और उसे अपने रूम में बुलाती है। वो हेनरी से कहती है उसकी वजह से स्कूल को काफी नुकसान हुआ है, क्लास के स्टूडेंट भी हर्ट हो सकते थे, इसलिए वो हेनरी से कहती है तुरंत अपने गार्डियंस को बुलाएं। लेकिन हेनरी के पास तो कोई गार्डियंस होते नहीं, इसलिए वो मजबूरन गैरेट को कॉल करता है और उसे कहता है तुम मेरे गार्डियंस बनकर स्कूल आ जाओ और प्रिंसिपल को हैंडल करो। गैरेट पहले तो मना कर देता है, लेकिन जैसे ही हेनरी कहता है उसके पास $26 हैं, गैरी तुरंत तैयार होकर अपनी चमचमाती कार में स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। प्रिंसिपल गैरेट की पर्सनैलिटी देखकर थोड़ी हैरान रह जाती है। कहीं ना कहीं वो उससे इम्प्रेस भी हो जाती है और मन ही मन उसके साथ डेट पर जाने का भी सोचती है। लेकिन गैरेट और हेनरी वहां रुकते नहीं। प्रिंसिपल को स्लाइटली इग्नोर करते हुए ये दोनों सीधा स्कूल से निकल जाते हैं। अब हेनरी और गैरेट वापस गैरेट के गेमिंग स्टोर में पहुंचते हैं। स्टोर में घुसते ही हेनरी और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल पर, जो गैरेट को उस ऑक्शन में मिले थे। जैसे ही हेनरी दोनों क्रिस्टल्स को कंबाइन करता है, एक पावरफुल एनर्जी उन दोनों के अंदर एक्टिवेट हो जाती है और वो एनर्जी उन दोनों को पुराने और मिस्टीरियस माइन के अंदर ले जाती है। इस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी, हेनरी घर नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी बहन नेटली भी काफी टेंशन में आ जाती है। तभी डॉन, जो नेटली की फ्रेंड थी, उसे बताती है उसने हेनरी के फोन में ट्रैकर लगाया था सेफ्टी के लिए। अब नेटली और डॉन दोनों हेनरी की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसी माइन में पहुंच जाते हैं जहां हेनरी और गैरेट पहले से मौजूद थे। तभी ऑर्ब क्रिस्टल पोर्टल के कनेक्शन में आ जाता है और एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और उसकी एनर्जी की वजह से हेनरी, गैरेट, नेटली और डॉन चारों के चारों उस पोर्टल के अंदर खिंच जाते हैं। अब ये लोग अंदर पहुंच गए थे एक नई दुनिया ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड एक बिल्कुल अलग जगह थी, क्यूबिक ब्लॉक से बनी, कलरफुल और फैंटेसी वाली। लेकिन इन लोगों के ओवरवर्ल्ड में घुसने की खबर अब पहुंच चुकी होती है सबसे बड़े विलन के पास, मालगोशा के पास। डुक्करों की रानी मालगोशा अब अपने जाबाज सोल्जर्स डुक्कर पिग्स को भेज देती है ओवरवर्ल्ड में ताकि वो ऑर्ब को हासिल कर सके। वहीं दूसरी तरफ जब पोर्टल ओपन होता है तो एक अजीब चीज होती है, एक ओवरवर्ल्ड क्रीचर जिसका नाम होता है नेटवेट, वो ओवरवर्ल्ड से निकलकर अर्थ पर पहुंच जाता है। अब जब ये चारों ओवरवर्ल्ड में घूम रहे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये जगह क्या है, हमें यहाँ से वापस कैसे जाना है और क्या यहाँ कोई खतरा तो नहीं। जैसे ही मालगोशा के भेजे हुए डुक्कर ओवरवर्ल्ड के डायमेंशन में पहुंचते हैं, उनका रूप बदल जाता है और ये सभी ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद हेनरी और उसके दोस्तों को स्टीव जैसी पावर मिलती है, अपने दिमाग में सोची हुई चीज़ों को रियल ऑब्जेक्ट में बदलने की पावर। हेनरी के अंदर भी ये पावर आ चुकी थी और अपने बचाव के लिए वो तुरंत एक ऊंची मीनार
बनाता है ताकि ज़ॉम्बीज से बच सके। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज का अटैक और भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था और लगभग उनकी जान खतरे में थी। लेकिन तभी स्टीव की एंट्री होती है। स्टीव को पता था ओवरवर्ल्ड में सुबह होते ही ज़ॉम्बीज जल जाते हैं, यानी उनका वजूद खत्म हो जाता है एंड स्टीव की वजह से इन सभी की जान बच जाती है। लेकिन स्टीव उनसे बदले में अपना मैजिक ऑर्ब मांगता है। गैरेट उस ऑर्ब को छुपाकर अपने पास रख लेता है क्योंकि उसका मकसद ओवरवर्ल्ड का सोना, हीरे, जवाहरात इकट्ठा करना होता है ताकि वो उसे लेकर अर्थ पर जा सके। मगर स्टीव के पास एक डील होती है। वो कहता है अगर गैरेट और उसके दोस्त ओवरवर्ल्ड में ये वैल्यूएबल आइटम्स लेकर वापस अर्थ जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसके डॉग डेनिस को मालगोशा के कब्जे से बचाने में उसकी मदद करनी होगी। और अब ये सब अपने एक नए मिशन को शुरू करते हैं, डेनिस को बचाना और मालगोशा के आतंक को खत्म करना। अब जब हेनरी, गैरेट, डॉन, नेटली और स्टीव एक ही मिशन पर निकलते हैं डेनिस को मालगोशा के कब्जे से बचाने के लिए, तो ये सभी एक टीम बनकर मालगोशा के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। लेकिन एक जंग लड़ने के लिए उन्हें हथियारों की जरूरत थी, इसलिए स्टीव सभी को लेकर एक क्रीचर टाउन में पहुंचता है, एक ऐसा शहर जहां हर तरह के अजीबो गरीब क्रीचर्स रहते हैं। ये क्रीचर्स लावा में चिकन को पकाते हैं और एडवांस मैकेनिक टूल्स की मदद से यूनिक और पावरफुल वेपन्स बनाते हैं। ये टाउन विजुअल में काफी कलरफुल और एंटरटेनिंग था और यहाँ कई बड़े बड़े और फनी क्रीचर्स भी मौजूद थे। इस जगह पर कॉमेडी काफी ज्यादा होती है, लेकिन मिशन के लिए सबसे पहले वेपन्स बनाना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ मालगोशा भी अब चौकन्नी हो चुकी थी। उसने अपने सबसे खास जनरल चंगस को बुला लिया था, जो दिखता तो क्यूट लेकिन बहुत ही डेंजरस और हर्रामी था। क्रीचर टाउन में सभी लोग अपनी सोच और क्रिएटिविटी का यूज करके अलग अलग वेपन्स बनाने लगते हैं। वहीं स्टीव एक सिंपल स्वॉर्ड बनाता है, लेकिन गैरेट इस पर थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो और भी ज्यादा पावरफुल वेपन बनाएगा। वो ट्राई करता है एक ननचैक बनाने का, लेकिन उसके हाथ लग जाती है सिर्फ 2 लोहे की बाल्टियां। उसकी वेपन मेकिंग स्किल्स काफी फेल हो जाती है। फिर आता है हेनरी। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक पोटैटो गन बनाता है। इस गन से जब भी फायर किया जाता है तो एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है। अब सभी अपने वेपन्स के साथ तैयार होते हैं कि तभी वहां पहुंचता है जनरल चंगस अपनी पूरी डुक्करों की फौज के साथ। अब ओवरवर्ल्ड के बीच हो रही थी एक तबाह करने वाली बैटल, जिसमें हर तरह के धमाके, एनर्जी ब्लास्ट और ज़ॉम्बीज अटैक शामिल था। लेकिन इस फाइट के बीच कहानी डायरेक्ट लेती है एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट। ये हीरोज 2 अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ होती है डॉन और नेटली की टीम, दूसरी तरफ होते हैं स्टीव, गैरेट और हेनरी। स्टीव सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सभी के पीठ पर एक हाईटेक जेट पैक लगा देता है। उनका अगला टारगेट होता है ब्लू स्टोन माइन, जो एक डेंजरस और मिस्टीरियस पहाड़ी के पार छुपा होता है। बिना वक्त गवाए ये टीम उड़ते हुए ओवरवर्ल्ड के स्काइज को पार करती हुई पहुंच जाती है ब्लू स्टोन माइन के अंदर। वहीं धरती पर नेटवेट अभी अभी ओवरवर्ल्ड से टेलीपोर्ट हुआ ही था, लेकिन उसका लैंड करना कुछ ज्यादा ड्रामेटिक हो गया। उसके टक्कर हो जाती है कार से और कार चला रही होती है स्कूल के प्रिंसिपल। नेटवेट का साइज और उसका जाइंट हेड देखकर प्रिंसिपल हैरान हो जाती है। प्रिंसिपल साहिबा उससे सॉरी मांगती है एंड कहती है आज रात डिनर के बारे में क्या सोचा है। वहीं दूसरी ओर ओवरवर्ल्ड में गैरेट स्टीव से पूछता है आखिर ये मालगोशा इतनी खतरनाक क्यों है, सब कुछ खत्म क्यों करना चाहती है। जिस पर स्टीव बताता है उसका एक डार्क पास्ट है। मालगोशा एक जमाने में नेदर की सबसे टैलेंटेड डांसर थी। उसके डांस मूव्स डेडली, ग्रेसफुल और बहुत सेक्सी थे, जिसे नेदर के डुक्कर समझ ही नहीं पाए। इस क्रिएटिव इंसल्ट ने मालगोशा के अंदर बदले की आग जला दी और अब उसका एक ही मिशन है, दुनिया से हर क्रिएटिव चीज को, हर नए आइडिया को और हर सुंदरता को डिस्ट्रॉय कर देना। और इसी वजह से वो ओवरवर्ल्ड के क्रिएटिव एनर्जी को भी नष्ट करना चाहती है। जनरल चंगस का मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका था और मालगोशा और भी ज्यादा गुस्से में थी और उसने अब बुला लिया था सबसे खतरनाक और
डेंजरस जनरल द ग्रेट हॉक को। सीन कट होता है दूसरी टीम की तरफ, नेटली और डॉन पर। रात का समय हो चुका था और दोनों ज़ॉम्बीज से लड़कर थक चुकी थी। तभी एक घुरघुराटा सा साउंड आता है और सामने होता है एक वुल्फ टाइप डॉग। नेटली घबरा जाती है लेकिन डॉन समझ जाती है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पास रखी बड़ी सी हड्डी देकर वो उसे शांत करती है और उन्हें पता चलता है कि ये डॉग और कोई नहीं बल्कि डेनिस है, जिसे बचाने के लिए पूरी टीम कोशिश कर रही है। अब जब डेनिस मिल चुका है तो उन्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं और वो लोग अपने घर जा सकते हैं। उन्हें बस अपने दोस्तों को ढूंढना था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव और गैरेट पहुंचते हैं ब्लू स्टोन माइन में। ये जगह रेयर स्टोन्स और जवाहरात से भरी हुई थी, जिसे गैरेट अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां आ जाता है द ग्रेट हॉक। अपनी जान बचाने के लिए स्टीव गैरेट छुप जाते हैं एक रोलर कोस्टर जैसे डब्बे में। वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन इसी दौरान माइन के अंदर एक धमाका हो जाता है। द ग्रेट हॉक माइन में दब जाता है। गैरेट का हीरे जवाहरात लाने का सपना रह जाता है, बट वो लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच एक हल्का फुल्का और कॉमेडी फील्ड मूवमेंट अर्थ पर होता है, जहां प्रिंसिपल साहिबा और नेटवेट एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को अब नेटवेट पसंद आने लगता है। स्टीव को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि डुक्करानी के डुक्कर कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। पुराना अर्थ क्रिस्टल पहले ही बैटल के दौरान टूट चुका था और अब एक ही ऑप्शन बचा था, नए अर्थ क्रिस्टल के साथ एक पोर्टल को खोलकर इस दुनिया से निकल जाना। लेकिन ये आसान नहीं था। ओवरवर्ल्ड में सिर्फ एक अर्थ क्रिस्टल बचा था और वो था वुडलैंड मैंशन के अंदर एक 3 मंजिला भयानक इमारत, जिसका हर फ्लोर अलग ही नाइटमेयर था। पहले फ्लोर पर थे कुल्हाड़ी मार, बड़े और भयंकर एक्स वाइंडिंग क्रीचर्स। दूसरे फ्लोर पर थे ब्रेन ब्लास्टर, जो दिमाग को लिटरली फाड़ देते थे। तीसरे फ्लोर पर था एमरल्ड मैन, जिसके सिर्फ आंखों में देखने से दिमाग भ्रमित हो जाता है। हेलोजिनेशंस, इल्यूजन्स, सब कुछ। इतना डेंजरस मैंशन, उसमें जाएं तो कैसे जाएं। तभी गैरेट देता है एक क्रेजी आइडिया, डांस डिस्ट्रक्शन प्लान। यानी कि ये लोग नीचे फ्लोर पर जाकर डांस, गाना और ड्रामा करेंगे और उसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर हेनरी चुपके से अर्थ क्रिस्टल उठा लेगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग स्टीव और गैरेट करते हैं एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस, जिसे देखकर कुल्हाड़ी मार भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी बीच हेनरी साइलेंटली निकलता हुआ मैंशन के फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ और सेकंड से थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी सब कुछ पलट जाता है। गैरेट का डांस पसंद नहीं आता और नेटविट्स उन दोनों को घसीट कर कॉम्बैट रिंग में उतार देते हैं। और गैरेट का अपोनेंट था चिकन जॉकी, एक शक्तिशाली और माचो चिकन फाइटर। वहीं तीसरे फ्लोर पर हेनरी अर्थ क्रिस्टल के बिल्कुल पास होता है कि तभी आ जाता है एमरल्ड मैन। हेनरी गलती से उसकी आंखों में देख लेता है और अब उसके दिमाग में आवाजें आने लगती है, उसके दोस्तों की, लोगों की। सब उसे कह रहे होते हैं वो निकम्मा है, फेलियर है, कुछ भी सही से नहीं करता। हेनरी अपनी विल पावर से एमरल्ड मैन के इल्यूजन्स को तोड़ता है और आंखें बंद करके अपनी तलवार से सीधा वार करता है एमरल्ड मैन के ऊपर, जिससे एमरल्ड मैन खत्म हो जाता है। अब अर्थ क्रिस्टल को लेकर अपने दोस्तों के साथ वो निकल जाता है, लेकिन इसी वक्त तक यहाँ पर डुक्करानी और उसके काफी सारे डुक्कर पहुंच जाते हैं। ये लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह निकलते तो हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से ये लोग नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इनका कुत्ता डेनिस इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें ले जाता है सीधा नेटली और डॉन के पास में। अब हालांकि इनकी जान बच तो चुकी थी क्रैश से, मगर तब तक मालकोशा के पास द ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल आ चुका था, जिसकी मदद से उसने ओवरवर्ल्ड को तबाह करने के लिए एक नया पोर्टल खोल दिया था। ओवरवर्ल्ड में हर जगह अंधेरा छा चुका था। स्टीव अब अपनी टीम को तैयार करना शुरू करता है, नए नए हथियार क्रिएट करता है, उनके साथ जंग लड़ने के नए नए स्ट्रेटजीज बनाता है
और इनके पास ये प्लान था कि कैसे भी करके ऑर्ब को हथियाना है ताकि यहाँ पर सुबह हो जाए और सारे के सारे ज़ॉम्बीज जलकर खत्म हो जाएं। यहाँ पर अच्छी सी फाइट चलती है जिसे हमें देखने में तो मज़ा नहीं आता, बट जहाँ मालगोशा अपनी बहुत से ज़ॉम्बीज को खो देती है, मीनवाइल स्टीव अपने ब्लू सूट पहनकर पहुँचता है मालगोशा के पास और उसे कहता है अब तुम्हारा राज खत्म हुआ, वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। हालांकि मालगोशा यहाँ पर हार तो चुकी थी मगर अभी भी अपनी काली हरकतों से बाज नहीं आती और वो स्टीव को झुकाकर उसके पेट में चाकू घोंप देना चाहती थी, मगर स्टीव उसकी चाल समझ चुका था और यहाँ हो जाता है मालगोशा का मालपुआ फेल और उसे वापस नेदर भेज दिया जाता है। और जैसे कि वादे के मुताबिक जैसे ही डेनिस मिलता है बाकी के चारों लोग भी अपनी दुनिया अर्थ पर वापस जा सकते हैं। तो ये सभी लोग निकलने लगते हैं जहाँ पर गैरेट स्टीव से कहता है धरती पर मेरी एज का कोई मेरा दोस्त नहीं है, अगर तुम मेरे साथ होते तो मुझे बहुत खुशी होती। और अब फाइनली स्टीव भी डिसाइड करता है कि वो अर्थ पर उनके साथ जाएगा और यहाँ अर्थ पर आने के बाद ये लोग यहाँ अपना एक नया गेमिंग जोन क्रिएट करते हैं जहाँ पर इन्होंने एक नया डिजिटल गेम भी लॉन्च किया था जिसका नाम था ब्लॉक सिटी, जिसे खेलना आसपास के सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाई देता है प्रिंसिपल साहिबा जो अब नेटविट के साथ पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि शादी कर चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी फाइनली यहीं खत्म होती है। सो गाइज ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे मज़ेदार लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं बनाऊं तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। और हाँ, जाने से पहले अगर आप मनी हाइस्ट सीरीज़ एपिसोड बाय एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट के लिंक दे दी है, अच्छे से जाओ और एंजॉय करो। मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।